राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है दिल्ली एस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। 30 कदम सीरीज के अंतर्गत हम अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग 30 टॉपिक्स के 30 क्वेश्चंस हम लोग आपके पास एमसीक्यू के माध्यम से लेके आ रहे हैं। जिस कड़ी में हम लोग देखते हैं इंडियन इकोनॉमी का एक और टॉपिक जिसे कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार। इस आर्थिक सुधार के बारे में हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सारे क्वेश्चंस को डील करना स्टार्ट करेंगे। तो भाई बात ये है कि जब हम लोग देखते हैं चाइनीज रेवोल्यूशन, मतलब चाइना में 2 बार रेवोल्यूशन आया ना। एक तो चाइनीज रेवोल्यूशन के नाम से हम सामान्यतः जानते हैं, जहां से चीन को पराधीनता से स्वाधीनता मिली, और एक हमारे पास दिखाई देता है 1986 में। 1986 में क्या होता है कि बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, ठीक है, मतलब 1990s का जो टाइम रहता है, उस टाइम पे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF हो गया, WTO हो गया, और ये सब क्या, ये एक सजेशन सभी कंट्रीज के लिए वो देते रहते हैं कि अगर आपको अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस से निकलना है या फिर अदर और बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर बढ़ानी है अपने कंट्री में, तो आपको कुछ चीजें फॉलो करनी है। और उन चीजों को वो लोग नाम दिए वॉशिंगटन कंसेंसस। वॉशिंगटन में एक मीटिंग हुआ और उसमें बहुत सारे पहलू निकल के आए, जिसमें जो सजेशंस दिए हुए थे उन्हीं का रिजल्ट है हमें LPG रिफॉर्म के रूप में दिखाई देता है। तो इन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए चाइना में भी चेंजेस आए, इकोनॉमिक चेंजेस वो लोग लेके आए। पहले वो क्लोज्ड इकोनॉमी थे, अब वो ओपन, मतलब पार्शियली ओपन इकोनॉमी बनना स्टार्ट किए हुए। अब ओपन और क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है और पार्शियली ओपन क्या होता है? ओपन इकोनॉमी ये होता है कि अगर आप किसी कंट्री को अपना सामान बेचना चाहते हैं, अपनी कंट्री से बाहर कोई सामान बेचना चाहते हैं अपना, तो आप उसके लिए आप वो बेच सकते हैं। और अगर किसी दूसरी कंट्री का सामान अपनी कंट्री में लाने के लिए भी, मतलब जहां पर आयात और निर्यात के लिए वहां पर छूट मिले, वो जो अर्थव्यवस्था है वो कहलाती है हमारी खुली अर्थव्यवस्था। लेकिन अगर कोई इकोनॉमी ऐसी है, कोई देश ऐसा है जो इन सारी गतिविधियों को बैन करता है या फिर रेस्ट्रिक्ट करता है, तो वो इकोनॉमी कहलाएगी क्लोज्ड इकोनॉमी। और अगर हम लोग पार्शियली ओपन इकोनॉमी की बात करें, जो चाइना अभी भी है, तो वैसी इकोनॉमी में क्या होगा, वो जो चाहता है ना, सिर्फ वही चीजें बाहर एक्सपोर्ट की जा सकती है और वही चीजें बस इंपोर्ट की जा सकती है। ऐसा वो पूरा रेस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, पूरी तरह से ओपन नहीं है, लेकिन वहां पर भी ओपननेस है। उसी कड़ी में हमारे देखते हैं, हमारे कंट्री में भी BOP का क्राइसिस था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था। तो उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं 1991 में हम लोग रिफॉर्म देखते हैं LPG, जिसके लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को बहुत बड़ा क्रेडिट दिया जाता है। हालांकि अगर उनकी जगह कोई और होता तो भी शायद ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वहां पर भी सेम चेंजेस आते। और ये सारे चेंजेस रेकमेंड किसने किए थे? IMF ने। IMF और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस थे, उन सब ने रेकमेंड किया था और हमने फिर वहां पर चेंजेस लेके आए। बट अगर ये बात की जाए कि नियम बताना और नियम को इम्प्लीमेंट कराने में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो नियम को कितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कराया गया, इस नाम से अगर मनमोहन सिंह की बात की जाए तो उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। अब LPG के बारे में समझते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन या फिर उदारीकरण। उदारीकरण क्या होता है? गवर्नमेंट क्या करी थी, 17 अलग अलग ऐसे सेक्टर्स थे जहां पर बोलती है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट काम कर सकती है, किसी प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर इन सेक्टर्स में काम करने की अनुमति नहीं है। तो अभी 1991 के रिफॉर्म के चलते क्या हुआ, इन 17 की जगह मतलब इनकी संख्या कम कर दी गई और 8 सेक्टर को बस ऐसा रखा गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट काम करेगी, कोई और प्राइवेट संस्था वहां पर काम नहीं कर सकती। तो ये एक चेंजेस था। पी से क्या होगा हमारा? प्राइवेटाइजेशन। अच्छा, LPG में जो L है ना, लिबरलाइजेशन, उसमें एक चीज और इंक्लूड है, यहाँ पर लाइसेंसिंग व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया और भी ज्यादा लिबरल बनाया गया और भी ज्यादा आसान बनाया गया। आसानी से लोगों को परमिट मिल जाए, जो उद्योगपति हैं वो लोगों को परमिट मिल जाए कि वो लोग काम कर सकें, अपना इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकें। तो वहां पर भी हम लोग को लाइसेंसिंग व्यवस्था में भी सुधार के हम लोग चेंजेस दिखाई देती है। तो इसे प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? जब गवर्नमेंट को कोई संस्था है, जिसमें अगर कोई संस्था गवर्नमेंट का है या नहीं, या फिर प्राइवेट का है, इस चीज को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि किसके पास 50% से ज्यादा स्टेक है। अगर 50% से ज्यादा स्टेक अगर गवर्नमेंट के पास है तो वो गवर्नमेंट निकाय है, और अगर प्राइवेट सेक्टर के पास है तो वो प्राइवेट कंपनी है। ऐसा बोलते हैं हम लोग। अब हमारे यहाँ बड़े बड़े PSUs थे, पब्लिक अंडरटेकिंग, तो बहुत ऐसे थे।
तो अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, इसको हम लोग क्या करेंगे, बेचना स्टार्ट करेंगे। कब तक बेचेंगे, जब तक मतलब यहाँ पर हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट भी दो टाइप का होता है। विनिवेश, ठीक है, निवेश करते हैं तो हम लोग पैसा डालते हैं, अब जब हम लोग को पैसा निकालना है तो उसको बोलते हैं हम लोग विनिवेश, निवेश विनिवेश। तो विनिवेश में हम लोग क्या करेंगे, पैसा निकाल रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से हम लोग पैसा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर से अपना शेयर छोड़ेंगे तो फिर कोई और लेगा, तो प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर अब यहाँ पर आके शेयर लेने वाला है, यही है विनिवेश। और ये दो टाइप का होता है, एक मतलब एक जनरल विनिवेश होता है, जनरल डिसइन्वेस्टमेंट होता है, और एक होता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। दोनों में एक बारीक सा अंतर है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब हम लोग सीधा सीधा सामान्य वाला जो है उसमें हम लोग सीधा अपने शेयर कम कर देते हैं, गवर्नमेंट अपने शेयर कम कर देता है। और जब हम लोग स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वहां पे गवर्नमेंट जो है अपने मैनेजमेंट में वो जो कंपनी है उसके मैनेजमेंट में प्राइवेट अथॉरिटी, जो प्राइवेट कंपनीज है ना, उनको अथॉरिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो ये कहलाता है हमारा स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट जो है अपनी कंपनियों को बेचना स्टार्ट करी या फिर उनके कुछ शेयर बेचना स्टार्ट करी, वही है प्राइवेटाइजेशन। जी से होता है ग्लोबलाइजेशन या फिर भूमंडलीकरण, हिंदी में बोला जाए भूमंडलीकरण। तो भूमंडलीकरण में क्या होता है कि अगर ये जो मैं अभी ओपन और क्लोज्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट बताया यही है, अगर कोई इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है, अपनी अर्थव्यवस्था अपने तक ही, अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री तक ही सीमित रखना चाहती है, तो उसको अगर हम लोग उसी का ही उल्टा कर दें, ठीक है, ये हमारा क्या बोलते हैं क्षेत्रवाद हो गया। और अगर हम लोग उसे बाहर भी बेच रहे हैं या फिर बाहर की कंपनी को अंदर अपने यहाँ आने दे रहे हैं, तो फिर वहां पर उसको बोला जाएगा ग्लोबलाइजेशन। अब क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, अब किसी भी टाइप का डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन मैं वहीं पर दे दूंगा, अगर यहाँ पर से क्लियर नहीं हो पाता है तो। बाकी हम लोग यहाँ पर से सारी चीज को क्लियर कर लेंगे। अब क्वेश्चंस को हम लोग देखते जाते हैं। हाँ, अब देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स। एक बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको इंग्लिश की टर्मोलॉजीज इंपॉर्टेंट होती है, बट होता यह है कि हम हिंदी वाले हैं, हम हिंदी वाला ही बस पढ़ेंगे, अगर ये मानसिकता में रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हम लोग क्वेश्चन जो है, ठीक है, मैं क्वेश्चन लोग को ऐसा सेट किया हूँ कि आपको जो पूरा का पूरा इंग्लिश में अगर पता रहेगा, देखिए 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी पड़ेगा। एक आपको इकोनॉमी हो गया, एक हो गया आपको पॉलिटी का कुछ सेक्शन वहां पर इंपॉर्टेंट होता है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको इंग्लिश, आपको टर्मोलॉजी आनी चाहिए। अब हम लोग इसीलिए मैं इस पूरे के पूरे सेट को ऐसा रखा हूं कि आपको जो इंग्लिश टर्मोलॉजी पता रहेगी ना तभी बन पाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो यहाँ पर हमारे पास 2 वर्ड मिलके आता है, एक है डीरेगुलेशन और एक है हमारे पास इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। यहाँ पर भी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ही लिखा गया है का डीरेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब क्या होता है, नियंत्रण, तो डीरेगुलेशन मतलब क्या हो जाएगा, नियंत्रण कमी करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को बोला गया है डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या होता है, किसी भी कंपनी को काम करने के लिए वहां पर गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ता है, वही तो लाइसेंस लेने की जो प्रक्रिया है उसी को ही बोलते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, क्योंकि इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना है हम लोग को। और ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का जो प्रोविजन है हमारे पास इंडस्ट्रीज एक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रीज रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1951। 1951 में आया था भाई। इसी के जितना भी हम लोग को लाइसेंस मिलते हैं ना, सारा इस 51 के एक्ट के अंडर ही मिलते हैं। तो ये बोल रहा है, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, रिडक्शन इन इंपोर्ट टैरिफ्स, और क्या बोल रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। Which one of the above were part of the liberalization component of the 1991 reforms? मतलब 1991 में जो लिबरलाइजेशन या फिर उदारीकरण हुआ था उसके कंपोनेंट्स इनमें से कौन कौन से हैं। तो डीरेगुलेशन किया गया था भाई, ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और क्या किया गया था, रिडक्शन इन इंपोर्ट टैरिफ। इंपोर्ट टैरिफ क्या होता है, अगर हम लोग बाहर से कुछ सामान मंगा रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट करना। अगर हम लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट करेंगे ना तो फिर हम लोग को डॉलर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग के पास जो डॉलर है उसमें कमी आती जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि हम बाहर से ज्यादा ना मंगाएं, कम से कम मंगाएं। तो अगर हम लोग मंगा रहे हैं, कम से कम मंगा रहे हैं, तो वहां और लेकिन अगर ज्यादा मंगा रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स बढ़ा देती है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग इंपोर्ट टैरिफ।
तो इंपोर्ट टैरिफ कम करना बिल्कुल सही बात है। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, अभी हम लोग देखे थे हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ऐसे करके, तो हमारा पहला दूसरा तीसरा तीनों राइट है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 1991 की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या शामिल है? ठीक है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या क्या शामिल है? एबॉलिशन ऑफ एमआरटीपी, ये एमआरटीपी एक्ट के बारे में हम लोग समझते हैं। एमआरटीपी एक्ट क्या है? मोनोपोलिस के खात्मे के लिए, सॉरी, मोनोपोलिस बने रहने के लिए हमारे पास ये लाया गया था ये एक्ट, तो उसको हम लोग एबॉलिश कर दिए, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद फिर क्या है? रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर, बिल्कुल सही, क्योंकि मैं अभी बताया हमारे पास पहले 17 सेक्टर थे, 1991 से पहले 17 ऐसे सेक्टर थे जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट बना सकती थी कंपनी, अब उसको कम करके क्या कर दिया गया? 8 कर दिया गया, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा क्या बोल रहा है? ऑटोमेटिक अप्रूवल फॉर फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स, ठीक है, ऑटोमेटिक अप्रूवल, तो ये ऑटोमेटिक अप्रूवल फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स, जब हम लोग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग मतलब बहुत ज्यादा लिबरलाइजेशन यहाँ पर किए थे, तो उस बेस पे हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 भी राइट होता है। बट एक और भी यहाँ पर पार्ट इंक्लूड है कि अगर हम लोग ऑटोमेटिक अप्रूवल को अगर हम लोग संकीर्ण वे में देखते हैं तो ये हमारा सही हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग ब्रॉडर वे में देखते हैं तो हमारा थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड राइट होगा। बट यूपी पीएससी के एग्जाम में ऐसा एक आंसर ले चुका है, तो फिर हम लोग इसको सही मान सकते हैं उस बेस पे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही होगा उस आधार पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास 1991 के आर्थिक सुधारों के लक्ष्य इनमें से कौन से थे? ठीक है, हम लोग को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो कंट्रोलिंग द फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट को समझते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? अगर हम लोग इसको बोलते हैं ये राजस्व घाटा है हमारा, इतना हम लोग कमा रहे हैं, ठीक है, राजकोषीय जितना भी हम लोग पैसा कमा रहे हैं उससे ज्यादा अगर हम लोग खर्च कर दिए तो वो हमारा क्या हो जाएगा? डेफिसिट हो जाएगा। और ओवरऑल सिनेरियो में देखते हैं तो इसी को बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट, तो ये बात तो सही है। दूसरा क्या बोल रहा है? अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स के सेल्फ सफिशिएंसी या फिर आत्मनिर्भरता के बारे में तो इसमें कोई बात नहीं थी भाई, हमारा जो फूड इंडस्ट्री है वहां पर हम लोग आत्मनिर्भर बन जाए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ये बात तो नहीं था। तीसरा क्या बोलते हैं? इंप्रूविंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, ये बात सही है, बिल्कुल सही, स्टार्टिंग में बताया था, तो फर्स्ट और थर्ड सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इन बातों पर गौर कीजिए। पहला दिया है सेबी को कानूनी बनाया गया, सेबी मेड स्टैट्यूटरी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या बोल रहा है? रूपी मैंडेट पार्शियली कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल एक होता है हमारे पास कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी, इसको हम लोग हमारा जो रूपी वाला सेक्शन है, जो मनी वाला सेक्शन है ना, वहां पर मनी मार्केट वाले भी सेक्शन में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। फिलहाल ये हमारा ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्या बोल रहा है? फेरा रिप्लेस्ड बाय फेमा, ठीक है, फेरा क्या होता है भाई? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और ये फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। हम लोग रेगुलेशन से अभी इस पहले क्वेश्चन में देखें, हम लोग रेगुलेशन को डीरेगुलेट किए, तो हम लोग रेगुलेशन को हम लोग हटाएंगे और हम लोग अब उसको मैनेज करने की बात करेंगे, तो ये बिल्कुल सही बात है, फेमा से हम लोग इसको रिप्लेस किए, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एलपीजी सुधारों के बारे में इनमें से कौन सा सही है? लिबरलाइजेशन, रिड्यूस्ड गवर्नमेंट कंट्रोल, बिल्कुल सही बात है, और यहाँ पर क्या पूछा है? जो गलत है उसको पूछा है, तो ये बात तो सही है। दूसरा क्या बोल रहा है? प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज्ड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, जो प्राइवेटाइजेशन हुआ उससे प्राइवेट कंपनी जो है उनको ज्यादा मौका मिला, ये बोल रहे हैं, तो ये बात भी सही है। तीसरा क्या बोल रहा है? ग्लोबलाइजेशन रिड्यूस्ड इंडियाज इंटीग्रेशन विद वर्ल्ड मार्केट, ठीक है, जो ग्लोबलाइजेशन है उसके कारण हम लोग का जो वर्ल्ड मार्केट पे हमारा प्रभाव है, हमारा जुड़ाव है, वो कम हो गया बोल रहे हैं, रिड्यूस्ड बोल रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। और चौथा क्या बोल रहा है? डिसइन्वेस्टमेंट वाज पार्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ये बात भी सही है। तो हमारा जो गलत है, गलत स्टेटमेंट कौन सा है? हमारा सी, और हम लोग वही बताना था, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। भारत का मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी में बदलाव शामिल है। इंडिया शिफ्ट टू अ मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी इन्वॉल्व्ड रिड्यूसिंग सब्सिडीज, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर डीरेगुलेशन, ये बात भी सही है, और एक्सपेंडिंग द पब्लिक सेक्टर,
पब्लिक सेक्टर बोल दिया। हम लोग अभी क्या बात कर रहे हैं, एलपीजी प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फेमा अलाउड करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। फेमा फोकस्ड ऑन मैनेजमेंट नॉट रेगुलेशन। बिल्कुल सही बात है, फेमा जो है मैनेजमेंट पे आधारित था, मैनेजमेंट के लिए लाया गया था, रेगुलेशन को यहाँ पर कम करने की बात की गई थी। फेमा करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की अनुमति देता है, ठीक है। मतलब पहले क्या था, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पूरी तो फुली अवेलेबल नहीं था, धीरे धीरे करके, क्योंकि जैसे बड़ी बड़ी इकोनॉमीज की अगर हम लोग बात करते हैं, जापान की बात करें, यूएसए की बात करें, सिंगापुर की बात करें, तो वहां पर कन्वर्टिबिलिटी अलाउ है, लेकिन हमारे यहाँ अलाउ नहीं थी, इसलिए वहां पर हम लोग को काम करने के लिए बोला गया। तो पहला दूसरा दोनों सही है। उसके बाद क्या है हमारे पास, फेमा फेरा से ज्यादा लिबरल था, लिबरल है, एक्चुअल में लिबरल है। तो हमारे पास तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, Which of the following are features of disinvestment policy? disinvestment विनिवेश की बात कर रहे हैं। विनिवेश के बारे में एक बार फिर से बता दूं, हमारे पास जो हम लोग जब पैसा डालते हैं, किसी कंपनी में पैसा डाले ना, वही निवेश है, और कंपनी से अगर हम लोग पैसा निकाल दिए ना, तो हम लोग का यही विनिवेश है, डिसइन्वेस्टमेंट है। तो ट्रांसफर ऑफ माइनॉरिटी शेयर्स ओनली। दूसरा बोल रहे रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट होल्डिंग्स बिलो 51%। स्ट्रेटेजिक सेल, तो स्ट्रेटेजिक सेल तो है हमारे पास है, अभी बताया मैं, जहां पर हम लोग स्ट्रेटेजिक सेल की बात करेंगे, प्लस यहाँ पर हम लोग जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वहां पे अगर हम लोग जो मैनेजमेंट में प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे, तो वही हमारा स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है, बताया था मैं। तो ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट राइट है। हमारे पास गवर्नमेंट होल्डिंग्स को हम लोग क्या करना है, 51% से कम करना है, यही तो डिसइन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ माइनॉरिटी शेयर्स ओनली बोल दिया, ये गलत हो गया। यहाँ पर माइनॉरिटी शेयर्स किसी संप्रदाय को नहीं बोल रहा, माइनॉरिटी शेयर का मतलब होता है इकोनॉमी के टर्म्स में कि हम लोग कुछ शेयर की बस बात करें अगर, तो उसी को बोल देंगे हम लोग माइनॉरिटी शेयर। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, सेकंड और थर्ड राइट है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन, 1991 के सुधारों के तहत शुरू में किन सेक्टर को एफडीआई के लिए खोला गया था? पावर, टेलीकम्युनिकेशन, मल्टी ब्रांड, रिटेल एंड रिटेल। तो किसको ओपन किया गया था बोल रहे हैं, तो हमारे पावर सेक्टर को और टेलीकम्युनिकेशन को हम लोग को ओपन किए थे, ठीक है। मल्टी ब्रांड रिटेल, इसके लिए हम लोग ना थोड़ा सा कुछ टाइम बाद हम लोग इसको अलाउ किए, तो हमारे पास पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2। अगला है हमारे पास 1991 के बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट के बारे में। पहले बताया 1991 का जो हम लोग रिफॉर्म लाए हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस, तो उसी के बारे में पूछना। फॉरेक्स रिजर्व फेल बिलो 1 मंथ ऑफ इंपोर्ट। जो हम लोग बाहर से सामान मंगाते हैं ना, इंपोर्ट करते हैं, उसको हम लोग 1 महीने बस और मंगा सकते, इतना ही पैसा बस बाकी था हमारे पास। तब हम लोग गए थे हमारे IMF के पास, तब जाके वो इतनी सारी कंडीशंस रखा, तब हम लोग उसको फॉलो किए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, भारत ने डिफॉल्ट से बचने के लिए सोना गिरवी रखा, ये बात भी सही है। तीसरा बोल रहे हैं इंडिया एग्जिटेड IMF मेंबरशिप, ये IMF का मेंबरशिप को तो नहीं छोड़ा है इंडिया, कभी भी किसी भी टर्म्स में ऐसा नहीं आया है। तो हमारे पास पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 1991 के सुधारों का मुख्य कारण था ज्यादा महंगाई, कम बचत, बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट और बेरोजगारी। तो BOP क्राइसिस ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला है 1991 की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व इंडस्ट्री की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई? 3, 5, 8 और 10। तो इसको बहुत देर से हो गया, बताते हैं। 8 है, पहले कितनी थी? 17। अगर ऐसा पूछा जाए तो भी ध्यान रखे रहना, पहले 17 थी, उसको हम लोग 8 कर दिए। याद ना हो तो इसको ऐसे कर लेना, 1 + 7 = क्या होता है? 8। तो 17 हो गया और ये 8 हो गया। अगला, फेरा की जगह फेमा किस साल आया? तो वही 1999 में आया।
और अगर हम लोग फेरा की बात करें तो फेरा है 1973। याद रखे रहेंगे, दोनों को याद रखे रहेंगे। हालांकि फेरा अब काम ही आ रहा है, लेकिन याद तो दोनों को रखना पड़ेगा। अगला है सुधारों के बाद कैपिटल मार्केट को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो भाई हमारे पास दिया हुआ है सेबी, आरबीआई, नाबार्ड और एडाई या फिर एडा। तो जो सेबी है ये क्या करती है, हमारे जो प्रतिभूति मार्केट है, हमारा स्टॉक मार्केट है, उस पर नियंत्रण रखती है। आरबीआई बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करती है। नाबार्ड जो है हमारे जो कृषि क्षेत्र के एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्रोग्राम है उन सबको ये मतलब नियंत्रित करती है और वहां पर रेगुलेशन डीरेगुलेशन को देखती है। एडाई या फिर एडा, ठीक है, ये क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं उन सबको ये रेगुलेट करती है, तो उन सबको देखती है। तो हमारे पास क्या बोल रहे हैं, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, तो हमारा इसके लिए आंसर हो जाएगा हमारा सेबी। आप लोग एक कमेंट सेक्शन में बताइए इन चारों का ही एस्टेब्लिशमेंट बताइए कि सेबी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, आरबीआई का कब हुआ था, नाबार्ड का कब हुआ था और एडाई का कब हुआ था। इसी एडाई को ही एडा भी बोलते हैं, आई को लास्ट में नहीं लिखते तो भी चल जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सा एलपीजी सुधारों का हिस्सा नहीं है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और नेशनलाइजेशन। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी, नेशनलाइजेशन। भारत में पहला बड़ा निवेश कब हुआ? ठीक है, किसके बाद स्टार्ट हुआ वैसे बोला जाए तो हम लोग का 1991 के बाद हम लोग देखते हैं इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, उस नाम से पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट का पैटर्न हम लोग को नया तौर पे दिखाई देता है। अगला है हमारे पास तारापुर कमेटी। जो कमिटीज होती है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो इन सबको एकदम अच्छे से ध्यान रखे रहेंगे। और पिछले साल भी आया था, ठीक है, कमिटीज के रिलेटेड क्वेश्चन। तो तारापुर कमेटी, क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट अप डाउन बहुत चल रहा है, तो मान के चलिए कि जो हमारा जो कैपिटल मार्केट है और प्रतिभूति बाजार है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। तो तारापुर कमेटी क्या चीज रहता है? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, प्राइवेटाइजेशन, बैंकिंग रिफॉर्म, एफडीआई पॉलिसी। तो भैया कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को ये अलाउ करने की बात किया था और उसी के आधार पे हम लोग कुछ पार्शियल तौर पे हम लोग अलाउ किए हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फेमा। फेमा इनसे डील करता है। फेमा क्या चीज से डील करता है भाई? टैक्स रिफॉर्म, बैंकिंग रेगुलेशन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इसको तो इतने देर से बता रहा हूँ, ध्यान रखे रहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। अगला है हमारे पास 1991 के बाद डीरेगुलेशन से सबसे ज्यादा किस सेक्टर पर असर पड़ा? एग्रीकल्चर, पावर, मैन्युफैक्चरिंग और हैवी इंडस्ट्रीज। तो भैया मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। देखिए इम्पैक्ट करना दो मतलब होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पर जिस सेंस में पूछा जा रहा है वो तो पॉजिटिव इम्पैक्ट को ही पूछ रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग 1991 की बात की जाए, वहां पर से हम लोग को इकोनॉमिक ग्रोथ ही दिखाई दिया है, डिक्लाइन तो आया नहीं है। तो हम लोग को उस बेस पे भी हम लोग को ध्यान रखना है कि वो पॉजिटिव मैनर पे ही पूछ रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग हमारा यहाँ पर बढ़ा, जैसे ही हम लोग बाहर की कंपनीज को भी अलाउ किए, तो जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग पर है। अगला है हमारे पास, which reform introduced the concept of strategy disinvestment। इतने देर से बात कर रहा हूं मैं। तो 1991 इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, नरसिम्हन कमेटी, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट और डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है हमारे डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2000 का। इसीलिए इसके बाद जो है हम लोग जो 1991 के टाइम में हम लोग जो डिसइन्वेस्टमेंट किए ना, उसको हम लोग एक मतलब जनरल डिसइन्वेस्टमेंट के तौर पे मानते हैं। और जो हमारे 2002 के बाद से जो हम लोग क्या किए, जब हम लोग कंपनी अपने गवर्नमेंट कंपनी के शेयर लोग को जब बेचेंगे ना, तो फिर वहां पर एक चीज को और अलाउ करेंगे कि जो प्राइवेट कंपनी उसको खरीद रही है, परचेज कर रही है, प्राइवेट पर्सन उसको परचेज कर रहे हैं, तो उनको हम लोग मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करें, उनको मतलब उसको वहां पर भी लेके आए, मैनेजमेंट में भी उनको हेल्प ले उनसे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। एक नरसिम्हन कमेटी के बारे में ध्यान रखिएगा भाई, ये 2 बार एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका, 1991 और 1998 में। ये पूछ सकता है और पहले भी पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है हमारे पास, किस कमेटी ने एसएलआर और सीआरआर में कमी की सिफारिश की थी? तो ये नरसिम्हन कमेटी है। और आप लोग के लिए अगेन एक क्वेश्चन, सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है,
एक है हमारे पास केलकर कमेटी और एक है रंगराजन कमेटी। अभी दूसरा इनको रहने देते हैं, ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं है और मेरे को पता है कि आप लोग को भी शायद ना पता हो, लेकिन क्या आप लोग में से किसी को पता है कि ये कमेटी क्या चीज के लिए थी? और इसका आप लोग जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए कि केलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी किस सेक्टर से रिलेटेड है। अगला, बैंकिंग सुधारों के बाद इनमें से कौन सी संस्था मजबूत हुई? तो भाई सेबी को यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर पावर मिला, बहुत सारी चीजों को पावर मिला। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ना तो एग्जिम बैंक क्या है भाई? इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट के लिए हम लोग बनाया गया ये बैंक है हमारा एग्जिम बैंक। तो यहाँ पर ये संस्था जो है ना पहले भी काम कर रही थी, लेकिन ये बाद में ज्यादा मजबूत हुई, क्योंकि अब एक्सटर्नल जो क्या बोलते हैं इकोनॉमीज हैं उनके साथ इंटीग्रेशन के बीच में कौन आएगा? एग्जिम बैंक आएगा। इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड पॉइंट हो सकता है कि सेबी को बोला जाए कि एग्जिम को बोला जाए, तो दोनों ही ऑप्शन राइट हो सकता है, बट जो सी ऑप्शन है ये ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात की, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है। सेबी को अगर हम लोग बोले ना, सेबी काउंट हो सकता है, लेकिन उसका मेन फोकस तो एक प्रतिभूति बाजार में, लेकिन जो एग्जिम बैंक की बात की जाए तो उसका एरिया ज्यादा ब्रॉड हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी को लेना ज्यादा बेटर होगा। एक है हमारे पास सिडबी, तो ये क्या है भाई? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है ना उनकी हेल्प करता है, उनको फंडिंग करने का काम करता है। अगला है हमारे पास विनिवेश का लक्ष्य है। क्या क्या लक्ष्य है भाई? पब्लिक सेक्टर में निवेश को बढ़ाना, फिस्कल डेफिसिट बढ़ाना, पीएसयूज में प्राइवेट भागीदारी को बढ़ाना और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को कम करना। तो प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को तो कम नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग? पीएसयूज में प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को हम लोग बढ़ा रहे हैं, इंक्रीजिंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन पीएसयूज। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इनमें से कौन सा टैक्स सुधार था? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इसमें जो हमारे जीएसटी जो हम लोग लेके आए थे वही हमारा टैक्स रिफॉर्म है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर टैक्स वाला क्वेश्चन है ये। चलिए आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला है, इनमें से कौन ग्लोबलाइजेशन को शो करता है, उसको पजेस करता है, रिफ्लेक्ट करता है? तो हमारे पास ग्लोबलाइजेशन की बात है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? हम लोग बाहर और मतलब हम लोग बाहर सामान बेच रहे हैं, बाहर से सामान मंगा रहे हैं, उसी की बात है। एक्सपेंशन ऑफ लोकल मार्केट, क्लोजर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, रिडक्शन इन वर्ल्ड ट्रेड और इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब एक चीज ये हो सकता है एक्सपेंशन ऑफ लोकल मार्केट, ये भी एक ऐसा हो सकता है कि हम लोग को आंसर टाइप लगे, लेकिन भाई अगर हम लोग लोकल मार्केट का एक्सपेंशन के यहाँ पर मतलब इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर अगर इस बात को स्पेसिफाई कर देता है कि हम लोग इसके सामान को, इस मार्केट के सामान को अगर हम लोग बाहर बेचेंगे, अगर ऐसा बोल देता या फिर ऐसा सेंस बनता, तब फिर हम लोग सोच सकते थे कि ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर होगा। अगला है, बैंकिंग सेक्टर में सुधार इन पर फोकस करता है। बैंकिंग सेक्टर में रेगुलेशन की बात की जा रही है, ठीक है। तो क्या क्या? डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, रिड्यूसिंग बैंक कंपटीशन, इंक्रीजिंग एसएलआर और एक्सपेंडिंग नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन को बढ़ाना। देखिए हम लोग अभी क्या देखें? डिसइन्वेस्टमेंट देखें या फिर विनिवेश। उससे क्या होता है? जो गवर्नमेंट है प्राइवेट कंपनियों को मौका देती है कि लो हम लोग के कंपनीज को, गवर्नमेंट कंपनीज को खरीद लो या फिर उसका स्टेक खरीद लो, और उसी का ही अपोजिट होता है नेशनलाइजेशन, ठीक है। तो नेशनलाइजेशन हमारे यहाँ बैंकों का भी हुआ है और भी अलग अलग पीएसयूज का, मतलब किसी किसी कंपनीज का भी नेशनलाइजेशन का जैसा नीड रहता है उसके अकॉर्डिंग चीजें होती है। तो नेशनलाइजेशन हमारे प्राइवेटाइजेशन का अपोजिट है, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, रिड्यूसिंग बैंक कंपटीशन, बैंक कंपटीशन को कम करना, यहाँ पर ये नहीं होगा। सुधार जो है ना, हम लोग डीरेगुलेट करेंगे ना तो ये एक सुधार के रूप में देख सकते हैं। बैंक कंपटीशन कम करेंगे ना तो हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे कि अगर कंपटीशन ही नहीं रहेगा, सारे बैंक को अगर हम लोग एसबीआई बैंक बना दें या सारे बैंक को हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा बना दे, पंजाब नेशनल बैंक बना दे, तो फिर क्या होगा? वहां पर उनका मोनोपोली हो जाएगा, और मोनोपोली हो जाएगा उसका, फिर वो अपने हिसाब से काम करेंगे। वो उस हिसाब से काम नहीं करेंगे कि डेवलपमेंट कैसे होगा, वो इस हिसाब से काम करेंगे कि उनका डेवलपमेंट कैसे होगा। सो दैट्स व्हाई ये गलत हो जाएगा। और इंक्रीजिंग एसएलआर,
इंक्रीजिंग बस बोल दिया, यहाँ पर चेंजिंग एसएलआर अगर बोलता तो फिर बात समझ आती कि हाँ यहाँ पर कभी जरूरत पड़ेगी तो बढ़ाएगा, जरूरत पड़ेगी तो कम करेगा। ये सिर्फ इंक्रीजिंग बोल रहा है, इसलिए ये गलत है। एक्सपेंडिंग नेशनलाइजेशन ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन सा 1991 के सुधारों का मुख्य लक्ष्य था? इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ठीक है, आत्मनिर्भरता बनाना है हम लोग को, मार्केट ड्रिवन ग्रोथ, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट प्रोहिबिशन। एक्सपोर्ट रोकना चाहते थे क्या भाई? नहीं। इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट चाहिए था क्या हम लोग को? नहीं। मार्केट ड्रिवन ग्रोथ चाहिए था हम लोग को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अब अगला है हमारे पास, सुधारों के बाद किस सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई आया? अब ये एफडीआई क्या होता है भाई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अलग अलग टाइप का होता है, एक है हमारे पास एफडीआई, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इससे क्या होता है, हम लोग जो अलग अलग कंपनियां है ना वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करती है, या फिर कोई प्राइवेट पर्सन भी वहां पर इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये लोग जो बाहर से पैसा आया, एफडीआई में तो बाहर से पैसा, बाहर का पैसा है, सबसे ज्यादा कहाँ पर आया? हमारे रिफॉर्म के बाद। तो भैया वो आया है वो सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में आज भी हम लोग देखते हैं, हम लोग सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट या बोला जाए अगर हम लोग को बाहर से जो पैसा मिलता है, सबसे ज्यादा क्या चीज से पैसा मिलता है? तो हम लोग सर्विस एक्सपोर्ट से मिलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां ना यहाँ पर प्राइवेट क्या बोलते हैं छोटा सा फॉर्म बनाती है और उनसे उनको टेंडर दिए टाइप से, मतलब वो टेंडर टाइप से वो काम कर रही है वो कंपनी, और लोगों को यहीं पर हायर कर रही है और अपना सर्विस वहां करवा रही है, बाहर की सर्विसिंग को यहीं से करवा रहे हैं। इससे उनको फायदा इस बात का होता है क्योंकि हमारे यहाँ वेज कम है। अगर हमारे यहाँ वेज कम है तो सस्ते में लोग मिल जाएंगे, मजदूर। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा आर्थिक सुधारों के बाद शुरू किया गया था? तो 5 ईयर प्लान, ग्रीन रेवोल्यूशन, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक और स्पेशल इकोनॉमिक जोन। किसके बाद, मतलब हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के बाद कौन सा शुरू किया गया था बोला यार? तो 5 ईयर प्लान तो पहले से चल रहा था भाई, नहीं आएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन का इसका तीसरा चरण जरूर चालू हुआ इसके बाद, लेकिन ये स्टार्ट तो नहीं हुआ यहाँ पे। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स ये भी पहले हो चुका था, ये भी नहीं होगा। तो हमारा उस टाइम पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनना स्टार्ट हुआ। ये हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? हम लोग अलग अलग एरियाज को जो हमारे कंट्रोल में है उनको हम लोग ना घोषित करते हैं कि हाँ यहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो उस एरिया को हम लोग अपने ध्यान में हमेशा रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस क्षेत्र को हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में हम लोग घोषित करते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों में सुधार इनसे जुड़ा है, ठीक है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज रिफॉर्म पर्टेन्स टू इंश्योरेंस सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर। तो भाई इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनबीएफसी सेक्टर। एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ऐसी कंपनियां जो फाइनेंशियल तो जो एक्टिविटीज तो करती है लेकिन वो बैंक के तौर पे नहीं है, तो उन सारी कंपनियों को बोलते हैं हम लोग एनबीएफसी। तो इस तरह से हमारे 30 क्वेश्चन इस वीडियो के कंप्लीट होते हैं। आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के और भी वीडियोस जो सर लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप वहां पर जाके उनके वीडियोस भी देख सकते हैं और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए।